हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से रेशियो पढ़ लिए। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, वी हैव लर्न। लिक्विडिटी रेशियो के बाद हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियो यानी टर्नओवर रेशियो हम लोगों ने स्टडी किया। टर्नओवर रेशियो के बाद हम लोगों ने स्टडी किया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो वी हैव लर्न हाउ मच रेशियोज। तीन कैटेगरी के रेशियो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी, यानी कि जिसको हम लोग टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है सॉल्वेंसी रेशियो। दिस इज द फोर्थ कैटेगरी। सॉल्वेंसी रेशियो इज व्हाट? सॉल्वेंसी अगर नाम सुन रहे हो तो सॉल्वेंसी में एक और चीज आपको याद आ रहा होगा। हम लोग ने क्या पढ़ा था सॉल्वेंसी में? अगर याद होगा कि इनसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? जब पेमेंट करने की क्षमता आपकी ना हो। सॉल्वेंसी मतलब जब पेमेंट करने की क्षमता हो। इंसॉल्वेंट कब होता है? जब किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाए और वो पेमेंट करने में असमर्थ हो। और सॉल्वेंसी मतलब पेमेंट करने की क्षमता है कि नहीं है, तो है तो सॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट मतलब नहीं है क्षमता आपकी। तो सॉल्वेंसी यूजुअली रेफर्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग क्या देख रहे थे कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी है कंपनी की कि नहीं। और सॉल्वेंसी रेशियो में हम क्या चेक कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी है कंपनी की कि नहीं। सॉल्वेंसी डिपेंड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही है। देखो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए तुम्हारे पास करंट एसेट होनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए तुम्हारे पास एसेट नहीं होगी। मुझे पता है पैसा नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास 10 लाख रुपए तुम्हारे पास 10 लाख रुपए था, वो तुमने बिजनेस में झोंक दिया, सॉरी लगा दिया। और तुम्हें 40 लाख चाहिए था, वो मेरे से तुम लोन लेके बैठे हो। कितना लियो? 40 लाख रुपए। तुमने 10 लाख लगाया, 40 लाख मेरे से ले लेके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सर 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नाउ अगर मैं तुमसे कहूं कि कल सारा पैसा दे दो, तुम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये 40 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट मैंने तुम्हें दिया है, मुझे पता है तुम अगर अचानक मांगो तुम दे नहीं पाओगे। यानी कि 40 लाख रुपए तो इतना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो उठाए हो, लॉन्ग टर्म का मतलब तुम धीरे धीरे चुकाओगे। और वो चुकाओगे कहाँ से? अपनी इनकम में से। किस में से चुकाओगे? इनकम में से। तो बिजनेसमैन की कौन सी इनकम होती है? प्रॉफिट। मुझे पता है 1 साल में तो तुम चुका नहीं पाओगे। तुमको चलो ये लोन मैं दे रहा हूँ 10 साल के लिए। अब 10 साल में हर साल धीरे धीरे कमा 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 के चुका देना। इज दैट क्लियर? तो लोन तो ऐसे ही होता है ना, कमा कमा के आप चुकाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन अगर लियो, तो शॉर्ट टर्म लोन इसका मतलब साल भर के अंदर अंदर चुका देना, उतना आपके पास होना चाहिए तभी आप दे पाओगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अगर ध्यान समझ में आ रहा है तो ये तो लिखा है सॉल्वेंसी डिपेंड्स। सॉल्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इफ द प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस इज गोज डाउन, सो इट विल डिफिकल्ट टू पे ऑफ योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में टाइम लगेगा या दिक्कत होएगी। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, इनकम कमा रहे हो, प्रॉफिट हो रही है, इट्स ओके, यू कैन पे। इफ द बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन, इट विल नॉट बी एबल टू मीट द डेप्ट। सही है कि नहीं सही है? वो अपने डेप्ट को चुका नहीं पाएगा। Solvency ratio measures the extent to which the firms has been financed by debt। इसके जरिए हम पता करते हैं कि कितना हद तक हमने डेप्ट उठा रखा है, कितना लोन हमने उठा रखा है। फॉलोइंग रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तो जब कहीं से लोन उठाने जाते हो ना, तो पहले तुमसे देखता है सॉल्वेंसी रेशियो तुम्हारा क्या है ना। तो चलिए देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला रेशियो डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसमें नाम से पता चला डेप्ट और इक्विटी, हम दो चीज में कंपैरिजन करेंगे, तुम्हारे डेप्ट की और तुम्हारे इक्विटी की। इक्विटी मतलब तुम्हारा खुद का पैसा, डेप्ट मतलब तुम्हारे लोन। तुम्हारे ऊपर कितना डेप्ट है, तुम्हारे ऊपर कितना लोन है। तो लोन को हम कंपैरिजन करेंगे तुम्हारी इक्विटी से, तुम्हारे शेयर होल्डर्स। लोन को कैपिटल से कंपैरिजन करेंगे, सीधा सीधा बोलो, दिस इज लोन, दिस इज कैपिटल। लोन और कैपिटल में कंपैरिजन किया। 40 लाख का लोन है, 10 लाख की कैपिटल लगाओ तुम, तो पोजीशन अच्छी है? नॉट क्वाइट वेल, है ना। अब और लोन मांगने जाओगे कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दबे पड़े हो। हाँ, 40 लाख की कैपिटल है, 10 लाख रुपए लोन है। नाउ इट इज क्वाइट गुड। और लोन मांगना चाहो तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं अभी। इन इट इज द रेशियो बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड। दिस रेशियो मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेंडर्स रिलेटिंग टू द कंट्रीब्यूशन टू द ओनर्स। हम देखते हैं कि ओनर का कितना कंट्रीब्यूशन है और लेंडर का कितना कंट्रीब्यूशन है। बिजनेस में, आपके बिजनेस में ओनर खुद कितना लगाया है और दूसरों से लेके कितना लगाया है, उधार कितना लेके लगाया है। कह रहा है दिस रेशियो शुड जनरली बी लेस देन 1, एक से कम होगा तो अच्छा माना जाएगा। सिंस इट विल शो दैट द क्लेम ऑफ द ओनर इज ग्रेटर देन दोज द लेंडर। अगर एक से कम आता है, इसका मतलब होता है कि एक मतलब तुम्हारा है,
1 से कम आ रहा है इसका मतलब है सामने वाले से तुमने कम लिया है। अगर 1 से ऊपर जा रहा है यानी तुम्हारा पैसा 1 रुपया लगाए हो तुम, और 1 से ज्यादा तो सामने वाले का है, सामने लगा 2 रुपया लगा, तुम्हारा 1 रुपया लगा, तो 1 से कम आता है तो अच्छा माना जाएगा, यानी तुम्हारा पोर्शन ज्यादा है उसका पोर्शन कम है। और अगर 1 से ज्यादा आ रहा है इसके तुम्हारा पोर्शन कम हो गया उसका पोर्शन ज्यादा हो जाएगा। It will be indicate the high degree of the debt in the capital structure of the firm, and in fact, the risk of the enterprise are to be borne mainly by the lenders। ठीक है ना, ज्यादा रिस्क है वहां पे लेंडर्स का। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट ऊपर हो, लोन को ऊपर रखना है, नीचे कौन सा रखना है? कैपिटल। सोचो कैपिटल अगर 1 लाख है, ऊपर 40 लाख रुपए, 10 लाख नीचे ऊपर 40 लाख है, आंसर आएगा 4, यानी 1 रुपया तुम्हारा है, 4 रुपए किसका है? 4 रुपए किसका है? लोन है, तो अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर यहाँ 10 लाख है नीचे 4 लाख है, 40 लाख है, सॉरी ऊपर 10 लाख है नीचे 40 लाख है, तब कितना आएगा? तब तो कम आएगा, 0.25, यानी 1 रुपया तुम्हारा है 0.25, 0.25 वही है, 2.5 नहीं 0.25, तो यानी ठीक है, सही है। चौथा हिस्सा तो हुआ जी, तुम तो गजब हो। चलो कोई इशू नहीं, तो कर लिए, समझ में आ गया, यानी तुम्हारा हिस्सा पोर्शन ज्यादा है। तो शेयर होल्डर फंड को लॉन्ग टर्म फंड से हम लोग क्या करने हैं? लॉन्ग टर्म फंड को शेयर होल्डर फंड से हम डिवाइड करने हैं। लॉन्ग टर्म फंड में क्या आएगा? डिवेंचर, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, इवन दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है वो भी ऐड कर लेना, और फिक्टिशियस एसेट है तो उसे माइनस कर लेना। फिक्टिशियस एसेट मतलब अगर डेबिट बैलेंस है पीएल में, पीएल में डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, अगर लॉस है तो उसको हटा भी देना। ये तो समझ में आ गया, ठीक। डेप्ट इक्विटी रेशियो भी जरूरी होता है जानना कि कितना हमारे ऊपर डेप्ट है। नाउ कैपिटल गियरिंग रेशियो, द गियरिंग रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनीज फिक्स्ड एसेट डिविडेंड बियरिंग फंड्स टू द इक्विटी, है ना। कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लोन, यानी ऐसे ऐसे बर्डन्स जो तुमने ले रखे हैं उनको तुम्हें देना ही है। आपको पता है डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना है, लॉन्ग टर्म लोन ले रखे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आपको पता है प्रॉफिट के लिए आए हैं, उनको पहले प्रॉफिट चाहिए, उनको भी पहले डिविडेंड देना पड़ता है। अब इन सब को जोड़ लो, इसको डिवाइड करना किससे? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, यानी शेयर होल्डर फंड्स। घूम फिर के इन दोनों का मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करना है। नहीं समझे? इसका मतलब है हम लोग कर रहे हैं क्या? ऐसे फंड्स जिन फंड्स पे हमें देना ही देना है, डिवेंचर पे हमें इंटरेस्ट देना है, लोन पे हमें इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी डिविडेंड देना है, वो तो सर फिक्स है, वो तो देना ही देना। अब उसको डिवाइड करेंगे ऐसे लोगों से, ऐसी कैपिटल के अमाउंट से जिस कैपिटल पे हमारे कोई बर्डन नहीं है, नहीं देंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल यानी अपना खुद का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड, इसकी जगह पे आप शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते थे। तो ये समझ में आया सब लोग को? किसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग? कंपनीज फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बियरिंग फंड, ये डिविडेंड बियरिंग फंड है और फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड है। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? शेयर होल्डर्स फंड से। अब इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो समझते हैं, टोटल बिजनेस में आपका कितना हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है? टोटल एसेट शेयर होल्डर्स फंड, तुम्हारे बिजनेस में टोटल एसेट क्या है? मेरे बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा हुआ है, तुम्हारा कितना है? ओनर का कितना पैसा है? 40 लाख, अच्छी पोजीशन है। 40 लाख पूरा 50 लाख का बिजनेस है, तुम्हारा कितना है? 10 लाख, अच्छी पोजीशन नहीं है। ठीक है, समझ रहे? अब बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? क्या तुम्हारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जाता है कि तुम अपना इंटरेस्ट चुका पाते हो? पता इतना भी प्रॉफिट नहीं हो रहा कि इंटरेस्ट चुका रहे हो। तुमको इंटरेस्ट देना है 10 लाख और इस साल की प्रॉफिट हुई 8 लाख, कहाँ से दोगे? बात को समझ में आया? तुम्हें लोन वोन जितना उठा रखे हो उस पर ब्याज देना है तुमको 10 लाख और तुम्हारी इनकम हो रही है 8 लाख, कहाँ से दोगे साहब? 2 लाख रुपए कम पड़ रहा है। तो क्या इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है? नहीं, खराब है सर। वहीं तुम्हें इंटरेस्ट देना है 10 लाख रुपए और तुम्हें इस साल की प्रॉफिट हुई है 40 लाख रुपए, आराम से दे दोगे सर। क्यों आराम से दे दोगे? तो कहते हैं ना, दिस रेशियो रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कंपनीज इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग कल पढ़ रहे पीबीआईटी,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही बात है। इट इज द इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर देना इंटरेस्ट एक्सपेंस से। अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 40 लाख और इंटरेस्ट देना 10 लाख तो अच्छा रेशियो है। लेकिन अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 10 लाख और तुम्हें इंटरेस्ट देना है 12 लाख तो बेकार है, क्योंकि तुम इंटरेस्ट ही नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास इतनी भी प्रॉफिट नहीं है कि तुम इंटरेस्ट दे सको। तो यहाँ पे तुम्हारा ये रेशियो खराब हो जाता है। सर ये सब रेशियो क्यों पता करते हैं? सर बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो देख लो ना, लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर्स फंड, इन दोनों में किसका रेशियो ज़्यादा होना चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड का। किसका रेशियो कम होना चाहिए? लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब सोचो तुम्हारे अगर बिजनेस है तो बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा हुआ है। इफ़ वी एज्यूम दैट इन योर बिजनेस 50 लाख रुपए, अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ फिर से कि 50 लाख रुपए, 10 लाख किसका लगा है? लोन लेकर लगाए हो। और तुम्हारा खुद का कितना पैसा है? 10 लाख रुपए। तो बैंक घबराएगी कि नहीं घबराएगी? बैंक को घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए? नहीं समझे? मैं तुम्ही से बोलता हूँ, भाई देखो मेरे को 50 लाख रुपए मेरे को बिजनेस में चाहिए। कितना चाहिए? 50 लाख रुपए मेरे को बिजनेस में चाहिए। मैंने बोला मेरे पास 10 लाख रुपए है। फिर मैंने बोला तुम मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे? कितना लगाएंगे? कितना लगाना है? 40 लाख लगाओगे? 40 लाख लगा के तुम छोड़ दो, ठीक है ना? तो तुम कहोगे यार सबसे ज्यादा तो पैसा मैं नहीं लगाया बिजनेस में तुम्हारे, सही है ना? और तुम क्या करोगे? तुम हर महीने जरूर पूछने आओगे यार क्या हुआ बिजनेस में, पैसा ज्यादा लगा है। डुबो दोगे तो मेरा तो 40 लाख, तुम्हारा तो 10 लाख जाएगा, मेरा कितना चला जाएगा? 40 लाख रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, ये है। तो यहाँ पे आपकी कैपिटल है और यहाँ पे आपने सपोज करो बैंक बैंक ने लोन दिया, बैंक से तुमने लोन ले रखा है। तो इसलिए बैंक वाला क्या करता है? आपके ऊपर पकड़ बना के रखता है, हर महीने मेरे को प्रॉफिट बैलेंस शीट दिखाया करो, स्टॉक का रिपोर्ट दिखाया करो। बैंक बोलता है आपको जमा करना पड़ेगा, हर क्वार्टरली रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है बैंक को, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा लगाया भाई। अरे छोड़ो, बैंक तो आउटसाइडर है। सपोज इसी को मैं चेंज करता हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये तुम्हारा पैसा है, कैपिटल। और ये 40 लाख तुमने किससे लिया? ये 40 लाख तुमने किससे लिया? पापा से, कि पापा 40 लाख दे दिए बिजनेस स्टार्ट करेगा, हाँ ठीक है बेटा ले लो, है ना? उसके बाद पता ही है, हर शाम को बैठोगे डाइनिंग टेबल पे खाना खाने। तो हर शाम को जब बैठोगे डाइनिंग टेबल पे खाना खाने तो क्या होगा? पूछेंगे पापा क्या हुआ, सारा पैसा डुबो दोगे कि कुछ निकल भी रहा है बिजनेस में, कुछ कर रहे हो ठीक ठाक? नहीं समझे? तो बैंक वाला तो क्वार्टरली रिपोर्ट मांगता है यहाँ तो हर दिन शाम को बैठ के रिपोर्ट देना है तो मन ही नहीं करेगा कि शाम को खाना खाएं, निकल लो। नहीं समझे? सोचो यहाँ घर के लोग हैं जो इतना तुमसे रिपोर्ट मांग रहे हैं। वो तो बाहरी पैसा है, वो बाहरी बंदा है जो तुमको लोन दिया, वो नहीं मांगेगा रिपोर्ट? मांगेगा रिपोर्ट। तो बेटर विल बी कि हमारा डेप्ट कम रहे, बहुत ज्यादा ना रहे। हमारी कैपिटल वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो नहीं पाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड इक्विटी रेशियो। कंपनी का नाम क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिटेड। बैलेंस शीट दे रखा है इनका। बैलेंस शीट में आपको कई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइबिलिटी एसेट सारे। फिर अब पूछा है क्या इसमें आपको क्या निकालना है? पूछा है डेप्ट इक्विटी रेशियो और इक्विटी रेशियो। आपको पता है डेप्ट इक्विटी रेशियो और इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? लाइबिलिटी एसेट ही तो चाहिए। कहीं भी पीएल वाला आइटम चाहिए? कुछ नहीं। तो सबसे पहले डेप्ट इक्विटी, यहाँ देखो डेप्ट कितना है, ये बस है डिबेंचर, यही लोन लियो बस। ये ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म लोन है, क्रेडिटर शॉर्ट टर्म होते हैं, यही है बस। 5 लाख रुपए लोन उठाए हो और तुम्हारी कैपिटल कितनी है? 15 लाख। और रिजर्व कितना है? 6 लाख। इन दोनों को जोड़ोगे शेयर होल्डर फंड आएगा 21 लाख रुपए, 21 लाख। और तुमने लोन कितना उठाया? 5 लाख। पोजीशन अच्छी है। तो यहाँ देखो, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, 5 लाख को डिवाइड किया 21 लाख से, 0.23 आ रहा है। 1 रुपए तुम्हारा है और उनका कितना लोन कितना लियो? 0.23। अच्छा पोजीशन है सर, बढ़िया पोजीशन। यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो भी देखो हम किस में दिखा रहे हैं? अनुपात में। जब कहता है इक्विटी रेशियो बता दो, इक्विटी रेशियो में होता क्या? टोटल एसेट देख लो कितने की है, 40 लाख। इसको शेयर होल्डर फंड, अब तुम्हारा कितना पैसा लगा है? 15 लाख और 6 लाख दोनों मिला कितना हो गया?
21 लाख रुपए, तो 21 लाख को डिवाइड करोगे 40 लाख से, सही है, कितना आ रहा है 0.521, यानी कि तुम्हारा पैसा आधे से अधिक तो तुम्हारा पैसा लगा है टोटल एसेट में। 40 लाख में 21 लाख, तुम्हारा पोर्शन ज्यादा है, सही है ना। तो यानी कि तुम्हारा बिजनेस में पकड़ है। कहते नहीं है बॉल अगर है 20 रुपए की, तुमने 11 रुपए दे दिया, या 21 रुपए की बॉल है, तुमने 11 रुपए दे दिया, सामने वाले ने 10 रुपए दिया, तो मैच खत्म होगा, बॉल कौन लेके जाएगा, जिसने 11 रुपए दिया, बस 1 रुपए ज्यादा दिया और बॉल पे हक जमा रहा है। तो सेम चीज यहाँ देखो, 40 लाख टोटल बिजनेस में एसेट लगी है, अकेले उसका कितना है 21 लाख है, बिल्कुल उसका पोर्शन ज्यादा है। इक्विटी रेशियो, अब देखते हैं यहाँ पे, इफ यू आर मेंटेनिंग इन टैली, टैली पे हम लोगों ने यस्टरडे हम लोगों ने देख लिया था, टैली पे आपको याद है रेशियो एनालिसिस, जिसपे हम नॉर्मली आई थिंक पूरे टैली पढ़े थे, इंटर नहीं मारे होगे, नहीं मारे थे ना। और कल हम लोगों ने टैली में वहाँ रेशियो पे इंटर किया था कि नहीं किया था। जिन्होंने भी कल नहीं क्लास में देखा था, एक बार जल्दी से दिखा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। और सेम रेशियो हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, moneycontrol.com पे, किस पे, moneycontrol.com पे, किसी भी कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट देखते थे फाइनेंशियल्स में जाके, प्रॉफिट लॉस, उसी के जस्ट नीचे जाके देखना, वहाँ रेशियो भी होता है, ये सारे रेशियो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक कंपनी खोल लिया, थोड़ा अच्छी कंपनी खोलूँ, जीएसटी वाली, अब यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखते थे, ये होता है रेशियो एनालिसिस। यहाँ देखो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.16:1 है, अच्छा है ना, अच्छा रेशियो है। तो यहाँ पे आपको रेशियो देखने को मिल रहा है, वही चीज़ यहाँ दिखाया है। तो टैली में आप परचेज सेल्स करिए, सर रेशियो अपने आप बन के तैयार हो जाता है, बिकॉज फॉर्मूले पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, फॉर्मूला, तो फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसलिए पहले से वो बन के आ जाता है ऑटोमेटिकली। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट पिक्सेल्स लिमिटेड, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कह रहा है निकालने के लिए, जीपी रेशियो, करंट रेशियो, देखो जीपी रेशियो निकालने के लिए तुम्हें प्रॉफिट पता होना चाहिए, सेल वोल पता होना चाहिए, तो सेल परचेज ये सब देखना होगा। इसको देखने के लिए आपको पीएल अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी चाहिए, जो कि आपको बैलेंस शीट से देखने को मिल जाती है, इसके लिए बैलेंस शीट चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए भी बैलेंस शीट चाहिए, डेप्ट इक्विटी के लिए बैलेंस शीट चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए भी बैलेंस शीट और पीएल दोनों चाहिए, क्लियर। तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके जस्ट नीचे दिया है क्या, बैलेंस शीट, ये दोनों दे रखा है ताकि आप ये सारे रेशियो कैलकुलेट करते हो। यानी कि तुम्हें कोई भी रेशियो कैलकुलेट करना है, आपको सामने वाली कंपनी का क्या उठा लेना है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, वो दोनों उठाइए और उनका सारा रेशियो आप चेक कर सकते हैं, जितने भी रेशियो हम लोग ने पढ़े। सबसे पहले इनका हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है, तो इनका देखो जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, अब सॉल्व इसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं दिया है, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस दिया है। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलती है, डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंस हटा दो, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगी। तो यहाँ देखिए, सेल आपकी क्या होती है, डायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी सब अदर, ये इनडायरेक्ट इनकम है, दोनों को छोड़ दो। परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है 54,525, ठीक है। चेंजेस इन द स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, पढ़ाए थे तुम लोग को, बहुत मार मारी। जब हम लोग कंपनीज फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे आपको बताया था मैंने कि हमेशा क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, सेल्स इनडायरेक्ट है, फाइनेंशियल एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो चलिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, तो इसके लिए आते हैं हम लोग कहाँ पे, एक्सेल पे, और यहाँ पे हम लोग रेशियो पढ़ ही रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का है, असाइनमेंट 1 है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, छोटा सा मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं अमाउंट, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है, 9,050। फिर देखते हैं परचेज कितना हुआ है, परचेज दिख रहा है 54,525।
नेक्स्ट फिर हमने क्या देखना है, कैरेज इनवर्ड। ओहो, कैरेज हो गया कितना, 1425। अगला क्या है, और तो कुछ है नहीं, ऑफिस एक्सपेंस सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इन सबको छोड़ दो। इस साइड सबसे पहले याद है क्या दिखाते हैं, सेल्स। सेल्स कितना है, 85,000। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 14,000। बस हो गया, अब आपका निकल जाएगा। यहाँ चलते हैं, एक लाइन छोड़ के सम करते हैं। ये आपकी रही इनकम, यहाँ पे भी वही 99,000 आएगा। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालिए, इसमें से माइनस कर दीजिए एक्सपेंसेस, सारे खर्चे घटा दीजिए। ये आपकी रही ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। तो ग्रॉस प्रॉफिट इतना ही आया था ना, कल आप लोगों ने किया था ना, शायद नहीं किया था। तो जीपी आ गया आपका 34,000। आपको सेल्स पता ही है, अब रेशियो निकाल लीजिए। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए जीपी रेशियो, तो जीपी रेशियो है क्या, जीपी रेशियो हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल सेल। तो कितना है, 0.4। इंक्रीज करिए, इज टू वन, सॉरी इज टू वन नहीं, इसको परसेंटेज में करना है ना, इसको यहाँ परसेंटेज में क्लिक कर देते, क्योंकि जीपी रेशियो हम किस में निकालते हैं, परसेंटेज में। तो जीपी रेशियो क्या था, 40%। ये पहला आंसर है। अगला क्या है, करंट रेशियो कह रहा है निकालने के लिए। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, असाइनमेंट 1 का ए था ये सॉल्व। ये आपका सॉल्यूशन रहा, इसको तो आप बोल्ड कर लीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा हो तो घेर लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं बी की। बी क्वेश्चन कह रहा है करंट रेशियो निकाल लो। तो करंट रेशियो के लिए आपको पता है करंट एसेट चाहिए होता है, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी से। सही है कि नहीं सही है। तो चलिए करंट एसेट निकालते हैं। करंट एसेट में क्या क्या आएगा, इसके लिए हमें इनका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। करंट एसेट में बिल्डिंग नहीं आएगा, प्लांट नहीं आएगा, स्टॉक आएगा ना, 14,000। फिर क्या है, डेटर भी आएगा 7,000। फिर आएगा बिल रिसीवेबल 1,000। बिल कैश आएगा 3,000। तो लाइन से ये चारों आ गए, 3,000, 1,000, 7,000 और 14,000 इंटर। ये आपका करंट एसेट। अब करंट लाइबिलिटी क्या देखते हैं कितना है, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। हाँ, ओडी आएगा 3,000, 2,000, 8,000। 3,000, 8,000, 2,000, 13,000, यही ना। तो कितना आएगा, चलते रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट इज 1.92 इज टू 1। सो दिस इज योर, अब ये जो करंट रेशियो हम अनुपात पे बताते हैं, इज टू 1, सही है कि नहीं सही है। तो दिस इज योर आंसर। बॉर्डर लाइन कर देते हैं, कंट्रोल बी कर देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया करंट रेशियो का। सही ना, करंट रेशियो भी आपका निकल गया। अब बढ़ते हैं आगे, सी। सी क्वेश्चन क्या पूछा था, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्विक रेशियो, यानी कि यहाँ पे कह रहा है क्विक रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में तो दोनों आता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। तो अब लिक्विडिटी बोल दिया तो इसका मतलब कुछ और मत समझना, वो क्विक रेशियो ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, करंट एसेट में से माइनस करते हैं। क्या चीज़ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे स्टॉक। और क्या माइनस करेंगे, प्रीपेड। और नीचे क्या रहेगा, वही करंट लाइबिलिटी।
तो अगर ध्यान से देखें, इस 25,000 में से माइनस होगा स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 14,000। और करेंट लाइबिलिटी तो वही है, 13,000। अब रेशियो निकालते हैं। 0.84 आ रहा है, 0.85 फाइनली आया (1:1). तो इसका आंसर भी हमने अनुपात में दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट है कुछ? कुछ गलत हो रहा है आप लोग का? सेम है, सेम आंसर था ना आप लोग का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्विक रेशियो के बाद अगला क्या है? अब कहता है क्या? डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर ये आपका फॉर्मूला है। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए बैलेंस शीट देखिए। लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपका बस कोई है ही नहीं, सॉरी, नथिंग इज देयर। सर कहीं भी है क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट? इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमारा पैसा है, शेयर होल्डर ये भी हमारा पैसा है, लॉन्ग बैंक ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस नथिंग। सो यहाँ पे देख रहे हो कुछ है ही नहीं सर, यहाँ पे जीरो है। और शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस 15 और 20, 20,000 प्लस 15,000। तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल आ रहा है? क्योंकि एक वैल्यू दी नहीं है, हम कहाँ से निकाल लें? जबरदस्ती निकाल लें? कुछ समझे कि नहीं समझे? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा? बिकॉज लॉन्ग टर्म की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो कहाँ लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालोगे तुम? तो बस इसका इतना भी लिखना पड़ेगा आपको। ई लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है चलिए देखते हैं। फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT में शॉर्ट में लिख दूं, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में जितना ही पैसा लगाया हो, चाहे वो लोन लेकर के चाहे अपना पैसा। तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया है जरा देखो यहाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो ये है, टैक्स अभी देना बाकी है 15,000 उससे पहले की। अच्छा बिफोर इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, सॉरी, टैक्स देने से पहले की प्रॉफिट कितनी है? 15,000 रुपये है। इंटरेस्ट देखो माइनस हो चुका है कि नहीं हो चुका है इंटरेस्ट? हाँ माइनस हो चुका है। फाइनेंस एक्सपेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट माइनस कर चुका है, लेकिन इंटरेस्ट से पहले वाली प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करो, इस 1500 को वापस 15,000 में ऐड कर दो। 15,000 योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इसमें वापस हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो अब ये जो प्रॉफिट आई है ये कौन सी प्रॉफिट है? 16,500 बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले की प्रॉफिट होगी 16,500। अभी तुम 1500 माइनस कर दोगे तो 15,000 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पैसा लगा हुआ बिजनेस में, तो यहाँ से पता चलेगा। कैपिटल 20,000 रुपये, रिजर्व 15,000, और तो कुछ है नहीं। और कुछ है? ओवरड्राफ्ट ये तो शॉर्ट टर्म होता है, क्रेडिटर भी शॉर्ट टर्म होता है, इन सबको मत शामिल करना। घूम फिर के शेयर होल्डर फंड ये 35,000 रुपये, सही है। अब यहाँ कैलकुलेट कर लो। तो ये आ गया आपका रिटर्न ऑन, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारा परसेंटेज में निकालना। 47%, 47% का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यानी कितना समय लगेगा पूरा कैपिटल निकालने में इसको? 2 साल कुछ महीने, सही है ना। 2 साल कुछ महीने में ये अपना पूरा का पूरा कैपिटल जितना पैसा लगाया उतना पैसा क्या कर लेगा? निकाल लेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला ओवरऑल। अब समझ में आया? सेम इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है क्योंकि इसमें मैंने उल्टा दिया है। इसमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है, यहाँ पे रेशियो वेशियो पहले दे दिया और कहा है वैल्यू बता देना, पीछा वाला क्या वैल्यू है। रेशियो निकाल दे, अभी तक क्या वैल्यू दिया था उससे रेशियो निकाल रहे थे, यहाँ क्या है रेशियो दे दिया उससे कह रहा वैल्यू निकाल लो, उल्टा काम। तो अभी मत करो इसको, अभी दिमाग नहीं उतना काम करेगा आपका। आप इसको करो क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इसमें देखो फिगर्स दे रखी है बैलेंस शीट में और कहता है निकाल दो नेट सेल इतना है और इतना ग्रॉस सेल है। अब करंट रेशियो निकाल दो, लिक्विड रेशियो निकाल दो, 3 रेशियो मांगा है। निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? फिर चौथे क्वेश्चन में फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्यू लिमिटेड, पूरा बैलेंस शीट है। कहता है करंट रेशियो निकाल दो, डेब्ट इक्विटी निकाल दो, कैपिटल गियरिंग निकाल दो, लिक्विड रेशियो निकाल दो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द होमवर्क। और भी है, अभी 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसमें भी देखो डेब्ट इक्विटी, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, जीपी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब इक्विटी रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब लिख लेना वहां पे, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब इक्विटी रेशियो आपको निकालना है, टोटल एसेट में आपका हिस्सा कितना है वही। जीपी रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, यू नीड टू डू। एक क्वेश्चन जो आता है अभी, जिसमें इसमें जो भी तुम्हें अच्छा लगे अभी क्लास में करके दिखा दो, ठीक है। और फिर छठवां क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम और दिस वन ऑल्सो। सो आपको बता दूं टोटल 7 क्वेश्चन है और मैं होमवर्क क्या दे रहा हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज क्विक रेशियो, इसमें देख लेना, जिसका आंसर नहीं आएगा वो चीज़ पूछ लेना मेरे से। टोटल 14 क्वेश्चन है। तो फाइनली ये हमारा रेशियो एनालिसिस ओवर होता है, बट असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। एक मुझे क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करना है क्लास में, जो कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे विद द रिकॉर्डिंग। व्हाट इज दैट? जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, ये है रेशियो दिया है, आपको वैल्यू निकालना, उल्टा काम। लेकिन अभी उल्टा नहीं, अभी पहले सीधा काम करना सीख लो, बाद में उल्टा काम करना।